तो नई पीढ़ी का ये कहना होता है कि हम ज्योतिष को क्यों माने और ज्योतिष हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ज्योतिष का भविष्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी ने मंच दिया उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रयागराज की जो पावन धरा पर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग अपने ज्योतिष की विद्याओं को यहाँ पर दिखा सके। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि युवा ज्योतिष को क्यों माने, जी। तो पर मैंने अभी कुछ समय से जो मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसी की स्पीड के साथ साथ हमारी ज्योतिष की चीजें, ज्योतिष का ज्ञान और मॉडिफाइड होने लग गया है और चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। इसके साथ साथ मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले कि एआई टेक्नोलॉजी के साथ भी ज्योतिष अब काम करने लग गई है। जी। और एआई के साथ साथ कितने सारे एप्लीकेशंस टूल हैं, और जो नया युवा वर्ग है वो भी समझता है कि टेक्नोलॉजी में अगर ज्योतिष काम कर रही है, आप जितने भी एआई टूल्स है अगर आप उनसे भी ज्योतिष से रिलेटेड कुछ क्वेरीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो इंस्टेंटली वो परफेक्शन के साथ अगर उसका आंसर देता है, तो युवा और यूथ जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसको भी समझने की पूरी कोशिश करता है, और युवाओं की संख्या ज्योतिषों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे आपने टेक्निकल चीजों की बात करी, चैट जीपीटी की बात करी, एआई की बात करी, अगर इसके माध्यम से ही हमें ज्योतिष के जुड़े हुए सवाल मिलने लगेंगे तो क्या इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? हम किसको सच मानेंगे? या हम ज्योतिषाचार्यों के पास जाएंगे या हमें वहां एक प्रश्न लिखने से जो उत्तर मिल रहा है उसको सही मानेंगे? देखिए, उसका भी जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो टोटली डेटाबेस को कैप्चर करती है, और उस डेटाबेस को कैप्चर करने के बाद ही हमें सारे आउटपुट्स वो प्रोवाइड करती है। जी। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे आचार्यगण हैं, विद्वान जन हैं, उनकी जो थेसिस है, रिसर्चेज हैं, वो अगर ऑनलाइन रहेंगी, सब जगह पर डेटाबेस में रहेंगी, कि तो एआई टेक्नोलॉजी उन्हीं चीजों को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके ही आपको उसकी एक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देगा। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी खुद में कुछ भी नहीं है, जो चीजों की खोज या स्क्रिप्चर्स, बुक्स, डेटा जो हमने बनाया है, एआई उसी को ही लेकर के हमें चीजें शो ऑफ करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी और बढ़े, तो जितने भी आचार्यगण जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स, बुक्स या ये चीजें भी हैं, उसको अगर वो ऑनलाइन बेस्ड करेंगे और एक डाटा बनाएंगे, तो एआई उसको फैच करके एक्यूरेसी के साथ उनके आंसर्स उसको देगा। मैं ब्रजेंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहूंगी, आचार्य जी, देखिए हम बात कर रहे हैं भविष्य की और इतिहास की। ज्योतिष का भविष्य क्या रहेगा आगे? जो युवा पीढ़ी है जो विज्ञान की तरफ बढ़ चुकी है, आधुनिक तकनीकों की तरफ बढ़ चुकी है, वो ज्योतिष को कैसे मानेंगी और ज्योतिष को कैसे संजो कर हम रखें? धन्यवाद। अभी मैं पिछले प्रश्न पर एक लाइन बोलना चाहूंगा जी। आपने बताया एआई और चैट जीपीटी इससे बहुत कुछ करना चाह रही है। इसके पहले और पीछे जाइए, आपने देखा होगा कि हमारे जो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो केवल गणना तक सीमित है। गणना के आगे वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बढ़ सकता। और जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर और वैदिक ज्ञान वाले और जो इसमें साधक हैं, साधना कर चुके हैं और उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया है, वही उसका ठीक ढंग से फल कथन कर सकते हैं। जैसे मित्र ने बताया कि डाटाबेस तो अभी बन ही नहीं सकता, बंसल जी हैं और सब लोग जो हैं, जब ये साधक हैं और साधना करने के बाद वैदिक सूत्रों का आकलन करते हैं, तब हम फल कथन कर पाते हैं। इतना आसान नहीं है कि उसको लिमिट्स में डाल दिया जाए। दूसरा प्रश्न आपका था कि आजकल ज्योतिष में युवा रुचि ले रही कि नहीं ले रही है। अभी मैं हाल के बाहर था, एक बालक आया हुआ था, उसका कुछ प्रश्न था, वो चला गया। उसने ये पूछा कि हम तो राहु केतु को मानते ही नहीं। मैंने कहा मत मानो। उसने कहा मैं एस्ट्रोनॉमिकली इसको प्रूव करूंगा कि राहु केतु कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो बालक। मैंने उसे ये बताया राहु केतु नहीं जानते हो। नासा राहु केतु के आधार पर जब ग्रहण की गणना करता है, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पृथ्वी गोली है। अगर ग्रहण न लगे, सूर्य ग्रहण न लगे, तो पृथ्वी गोली थी, हम कैसे नापेंगे? किस सूत्र से, किस संसाधन से नापेंगे? लेकिन हमारे पास पाई था, सब कुछ था, हमने पहले ही माप लिया था इसका परिमाप। और दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु केतु के कारण ही लगता है। ये सिंपल से एस्ट्रोनॉमिकल कोई एंटिटी नहीं है, कोई ये पार्थिव ग्रह नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह कहा गया है, और वो जो इंटरसेक्शन है पृथ्वी और चंद्रमा का,
उसी के जो पॉइंट्स हैं वो राहु केतु हैं और हमारी कुंडली पे इतना प्रभाव डालते हैं। अगर आपके लग्न में राहु है, आपके लग्न में राहु तो आपका दांत खराब होना निश्चित है। जी। आपके सप्तम में केतु चला जाएगा तो पत्नी के संबंध आपके बिगड़े ही बिगड़ेंगे, चाहे जितने ढंग से आप उन दोनों का मेल मिलाप करिए। आपके पेट के रोग होंगे, आपकी नेत्र दूषित होगी। अगर द्वादश भाव और द्वितीय भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, खासकर सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो आंख खराब करेगा, लेकिन अगर वो छठे भाव में बैठा है तो सुंदरी महिला दिखाई पड़ेगी, उसके दोनों नेत्र बहुत अच्छे होंगे। जब इस तरह हम उनको बताते हैं, फल कथन करते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ ज्योतिष में कुछ दम है। दूसरी चीज है कि एक डॉक्टर के पास हम जब वयस्क हो जाते हैं तब जाते हैं, हमारे पेट पर स्टेथोस्कोप से स्टडी करके बताता है। हम यहाँ जब एक इलेक्टिव चाइल्ड को प्लान करते हैं तो उसकी कुंडली हम पहले ही बनाते हैं। वो 40 साल 50 साल 60 साल में क्या करेगा करेगी वो पहले से लिख के रख सकते हैं। ये एआई और चैट जीपीटी से नहीं हो सकता जब तक मैं उस डाटाबेस को न बनवाऊं। मैं मीन्स हमारे सारे ज्योतिषीगण न बनाए। दूसरी चीज, आज आपने इस मंच पर देखा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई अमर उजाला की। जी। चाहे जिस विधा से ज्योतिषी यहाँ आया रहा हो, जी। सबने वैदिक सूत्रों का यहाँ पर उसका बात करिए, संदर्भ दिया अध्ययन किया। और जी। सभी ज्योतिष पे उस पर जा रहे हैं, चाहे टैरो कार्ड हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे जी। हस्तरेखा वाला हो। तो वैदिक ज्योतिष, जैसा कि कहा गया कि वेद का नयन है ज्योतिष, बिना वेद के तो हम कोई ज्योतिष नहीं कर सकते। और वेद के जो सूत्र हैं, जैसा आप पाइथागोरस की बात करते हैं, आर्किमिडीज की बात करते हैं, या त्रिकोण और ज्यामितियों की बात करते हैं, उनके बाबा दादा जब पैदा नहीं हुए रहे होंगे तो हमारे पास ये सब यंत्र थे। हमें भुला दिया गया, धूल डाल दी गई हमारे ज्ञान पर, इसीलिए आज लोगों को भ्रम है, वो बेवकूफ हैं। विज्ञान कल का बच्चा है और ज्योतिष हमारा पता नहीं कब से परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ज्योतिष को कैसे संजो के रखेंगे इस आधुनिक दुनिया में, और कैसे संभाल के ज्योतिषाचार्यों की जो वाणी है, जो वैदिक रहस्य हैं, उनको संभाल के रखेंगे और इस आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ज्योतिष वेदांग चक्षु, ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष विज्ञान से परे है। हमारा सनातन धर्म युगों युगों तक, अरबों खरबों वर्ष से यह सृष्टि का जो निर्माण हुआ है तब से यह ज्योतिष निकला हुआ है। ज्योतिष आज का नहीं है। शून्य का खोज करने वाला भारत, पुष्पक विमान का खोज करने वाला भारत, सब ज्योतिष की ही संरचना है। कालगणना, आज जो हम लोग महाकुंभ मना रहे हैं या जो ग्रहण मनाया जा रहा है, यह ग्रहण का पता नासा नहीं बता सकता, लेकिन सनातन का 5 रुपया का पंचांग बता सकता है। इसलिए हमारा ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भारतवर्ष में ज्योतिषियों का अपमान इस ढंग से किया जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। नर्तकिया ज्योतिष को सम्मानित कर रही है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर नाचने वाली, फिल्म वाली हमें सम्मानित करे ज्योतिषी को, तो हमें बहुत शर्म आती है, ज्योतिषी को बहुत शर्म आता है। ज्योतिष सनातन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वेद का बहुत बड़ा हिस्सा है। ज्योतिष, तंत्र, वास्तु ये बहुत परे चीज है। भारत में क्या, पूरे विश्व में हमारा भारत का ज्योतिष और पंचांग लहराएगा। हम भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे पंचांग को, विक्रमादित्य पंचांग को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया जाए और एक साल में एक दिन ज्योतिष दिवस का भी दिया जाए, ज्योतिष दिवस मनाया जाए, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे मनाया जाए। जी बिल्कुल। दामोदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कई सालों से
सानिध्य प्राप्त करा रहे हैं, ज्योतिष की विद्या के बारे में बता रहे हैं और आपसे सीखकर बहुत सारे जो बच्चे हैं ज्योतिषाचार्य बन चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस विद्या को हम कैसे संजो के रखें, इस विद्या को हम कैसे आगे बढ़ाएं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णम वंदे जगत। मैं दामोदर बंसल जयपुर राजस्थान से आध्यात्म ज्योतिष में कार्यरत हूँ। गुरु शिष्य परंपरा मठ परंपरा से तिरुपति बालाजी से जुड़ा हूँ। आपका प्रश्न समय के अनुकूल है। इस ट्रांजिशन पीरियड में जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और एक मैनुअल या गणनात्मक कोई प्रक्रिया की बात हो रही है, युवाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है डिजिटल उससे। उनमें जिज्ञासा जागरूक होती है। वो अपने बारे में जब डिजिटली कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ उनसे लिंक होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वो उसको जानने के लिए ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। तो मेरा तो ज्योतिष जगत में जो स्वयं का निर्णय विधा को बचाने के लिए है, वो मात्र समस्त ज्योतिष जगत के विद्वानों से निवेदन है कि वो जी बताइए कि वो अपने इस महती ज्ञान को, वेद विज्ञान को मात्र आजीविका का साधन ना माने और जो जीव या जो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान या अपने बारे में जानने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्योतिषीय सूत्रों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करें। व्यावसायिक रूप से उसमें भय पैदा करना, उसकी जो जागृति अवस्था जिस लेवल की है उसे और डरा के हम उससे विमुख कर देते हैं। हम अगर उससे सकारात्मक बातें करें कि नहीं, इस पीरियड में आपके साथ अधैर्य की स्थिति हो सकती है, आपके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसकी इस तरीके से रेमेडी करेंगे तो वो समय दूर नहीं है कि आप जो निश्चित सफलता चाहते हैं वो आपको मिले। जी नीलम शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ज्योतिष के गहन अध्ययन कर रही हैं और काफी आप जुड़ी रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया अब चारों तरफ चल रहा है और हर कोई सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता है। वहाँ कई ज्योतिषाचार्य होते हैं जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी देते हैं, साथ ही साथ कई उपाय भी बताते हैं। तो हम इस चीज को कैसे समझें और आप इस चीज को कैसे संजोना चाहेंगी? क्योंकि कहा जाता है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि वहाँ का ज्ञान अलग है। अगर तमाम सोशल मीडिया पर देखें तो अलग अलग तरीके की बातें अलग अलग तरीके से रखी जाती हैं। आप इन सब चीजों को ज्योतिष के बीच में रखें तो किस तरीके से देखती हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी सनातनियों का प्रेम प्रणाम करती हूँ और आज इस प्रयागराज की धरती से कहना चाहूंगी कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है और फेसबुक या कोई भी मीडिया है जिसके माध्यम से हमें रोज नया नया ज्ञान मिलता है, जिसमें हमें ये भी पता लगता है कि हम जब देख रहे होते हैं कि ये तो है ही नहीं कि आप अंगूठा शराब में डुबा दीजिए धन बरसे, या आज ये ग्रह आपके यहाँ धन की बारिश करेगा, क्या ये संभव है? क्योंकि ज्योतिष के साथ नई पीढ़ी जुड़े तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हम मैं लास्ट 24 सालों से ज्योतिष का अध्ययन ही कर रही हूँ, ये कहा जाएगा, क्योंकि इसको जितना पढ़ा जाए, जितना बुना जाए, उतना ही निकल के आता है। आज एक ज्योतिषी के लिए बहुत चैलेंज का समय है, उसको अपनी पुरानी परंपरा को भी निभाना है जी। और साथ साथ लेटेस्ट जो मीडिया आज की डेट में डेवलप हो रहा है, एआई जो कह रहे हैं कि आगे इनका काम बंद हो जाएगा, टीचिंग का काम बंद हो सकता है, ज्योतिषी का काम बंद हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे ज्योतिष में बहुत से ऐसे सूत्र हैं, साथ साथ दिया गया है कि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, फलादेश किसी भी जातक को देते हैं, तो देश काल पात्र इनकी बहुत अहमियत होती है।
एक शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर अपनी विवाह की आयु जानना चाहता है तो आज 30 से 35 साल के बीच में हम उसकी योग जो उठते हैं वो बताते हैं। पर अगर एक ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति है और वो हमसे पूछता है कि आपके योग कब बन रहे हैं, तो वो हम उसको बताते हैं कि ये एज 18 से लेकर आपके 25 के 28 के बीच में बन रही है। पर वो हमने प्रेडिक्शन की, क्योंकि योग तो बनते हैं जैसे कि कुंभ हर 12 वर्ष में आता है, उसके खगोलीय ग्रहों की स्थिति को देखकर ये जो प्रयागराज में कुंभ लगता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मकर में हो और जो गुरु हैं वो बृहस्पति में होते हैं, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे योग भी बनते हैं कि इस समय बच्चे का शादी नहीं हुई और बच्चे का योग आ रहा है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि बच्चा होगा, पर एआई आगे जो भी एप्लीकेशन आएंगी वो तो कहेंगी आपको संतान होने का योग हो रहा है या आपकी शादी का योग उठ रहा है। तो ये चीजें हमें बहुत संतुलन बनाना है। जैसे कि आप जान सकती हैं कि ऋषि एक बहुत बड़ा औहदा होता था पुराने जमाने में, जिसमें वो आपको आयुर्वेद के माध्यम से आपके शारीरिक कष्ट भी दूर करता था। आपको एजुकेशन में कहीं दिक्कत है, आप कहीं उलझ गए हैं समाज में, तो भी वो उनको समाधान देता था। आपके विवाह में कहीं दिक्कत है वो भी देता था। ऋषि की उपाधि उसी दी जाती थी जो सभी सब्जेक्टों में माहिर होता था। तो हमारे ऋषि मुनियों की ये देन है ज्योतिष, जो हम लोग अपने वैदिक शास्त्र के रूप में लेकर चल रहे हैं। उनको सूत्रों को जानकर एआई के साथ संतुलन बनाकर जब हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो इसका एक बहुत नजदीक से उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि आज की डेट में बच्चे हैं, कुंडली में नाड़ी दोष होता है तो संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती और कहते हैं चाहे 28 गुण मिल रहे हैं, चाहे कितने भी गुण मिल रहे हैं, तो आप शादी मत कीजिए। पर आज साइंस युग है, संतान तो डॉक्टर करा ही देता है कैसे ना कैसे। आज आप एग कभी प्रिजर्व कराते हैं, स्पर्म कभी प्रिजर्व हो रहा है, माँ भी कोई और चुन लेते हैं कि कोक किसी और की मिल जाएगी, संतान तो होगी। ये साइंस पहले भी डेवलप था। श्री कृष्ण 8 में थे, पर उनसे पहले 6 महीने पहले उनका भाई बलराम आ चुका था। तो इसी तरीके से आज ज्योतिष के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और ज्योतिष को इनके साथ संतुलन करके अपने माइंड को डेवलप करना है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि मैम हमें जो गर्ल चाइल्ड तो बहुत हैं, पर हमें जो मेल चाइल्ड चाहिए, क्या हमें संतान हो में मेल चाइल्ड मिल सकता है अगर उनकी कुंडली में योग नहीं बन रहा? तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई योग नहीं बन रहा, बट आज ये टेक्नोलॉजी है, आप दुबई थाईलैंड में जाइए, वो गारंटी के साथ पुत्र करवा रहे हैं और वो लोग मेरे पास आते हैं, तो हम उनको सिर्फ ये बताते हैं कि इस पीरियड के बीच में ये पीरियड आपका अच्छा आ रहा है। जैसे कि कुछ घड़ी कुंभ का मेला पूरे 45 दिन लग रहा है पर स्नान का महत्व 29 अमावस्या का ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे त्रेता युग में स्वामी रवि जो स्वामी तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस में उन्होंने इसका प्रमाण दिया है कि त्रेता में भी प्रयागराज के अंदर स्नान का महत्व था। उन्होंने ये दोहे में लिखा है कि माघ मास मकर राशि में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो तीर्थ के लिए यहाँ पर प्रयागराज में देव दानव किन्नर नर सभी लोग आते हैं। यानी त्रेता में भी इसका वो था और ग्रहों से जोड़कर ही बताया है। ऐसे ही आज जो नई पीढ़ी जो ये जानना भी चाहती है कि ये कुंभ क्या है, अभी हम ही लोग आए हैं कि भाई इतनी भीड़ में कहाँ जा रहे हो मम्मी, या वहां पर खो मत जाना, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तो उन लोगों को कुंभ का मतलब पता लगा कि उन लोगों ने यूपी की धरती पर प्रयागराज जैसी कोई जगह है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसी समय अपनी सभी संतान या नई पीढ़ियों को इससे जोड़ पा रहे हैं। आगे कुछ अभी अब असुविधा है, आगे असुविधा नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर काम होगा तो अर्ध कुंभ और कुंभ को लेकर बच्चों में नई पीढ़ी में भी जागरूकता होनी चाहिए कि अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद लगेगा और कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगेगा। स्थानों में भी, क्योंकि 4 ही स्थान बताए गए हैं कि कुंभ के हैं। प्रयागराज जिसमें तीर्थों का राज कहा गया है, तीर्थ का प्रयागराज कहा गया है, पर हरिद्वार में और प्रयागराज में कब लगेगा, उज्जैन में कब लगेगा, ये भी ग्रहों की स्थिति को देखकर एक ज्योतिषाचार्य बताता है। ठीक है बता देगा, पर उसका क्या होगा, एक ज्योतिष जब उसके महत्व को बताता है कि इस बल में नहाने में क्या महत्ता रहेगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब साथ आते हैं तो अमावस्या होती है और गुरु वृष राशि के अंदर होंगे
और मकर राशि के अंदर जब होंगे, मकर राशि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सूर्य का जी जी सूर्य का उत्तरायण में जाना, सूर्य ग्रह का उत्तरायण में जाना हमारे यहाँ उत्सव से कम नहीं होता। ये देवताओं की ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि इस पीरियड के अंदर किया गया दान पुण्य अश्वमेध यज्ञ के बराबर होकर मिलता है। ऐसे नहीं इतनी भीड़ आ रही, जितने लोग अपनी पुरानी रूटों से जुड़े हुए हैं वो लोग इसी तरीके से आते रहेंगे। एआई के साथ हम लोगों को संतुलन बनाना पड़ेगा, जी नई पीढ़ी को साथ जोड़कर उनके साथ। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो काम एक ज्योतिषाचार्य कर सकता है, क्योंकि उसके साथ सहानुभूति होती है अपने क्लाइंट के लिए, जी उसके साथ अनुभव होता है अपने पीछे काम का, और उसके साथ आगे जो हमारे जैसे कि भागवत कथा होती है उसमें कहानियां ही सुनाई जाती है ना, कथा हो रही है तो क्या है, अनुभव के साथ जब वो बताएगा उन सूत्रों को इकट्ठा करके, तो आज ज्योतिषी की जो एक मैं कहती हूँ यात्रा ऋषि की तरफ बढ़ने की है। बस इसका जो है नकारात्मक ना ले, पॉजिटिव लेके चलेगा तो ये संतुलन बनाएगा तो बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, करोड़ों की संख्या में जब महाकुंभ में सभी जो लोग हैं खिंचे चले आ रहे हैं, तो निश्चित ही हम इसलिए ही यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव इसीलिए है कि ताकि हम अपनी ज्योतिष की जो धरोहर है उसको बचा के रखें, और जीवांजलि माय ज्योतिष और अमर उजाला के माध्यम से हम बताएं कि हमारा ज्योतिष कितना शक्तिशाली और भव्य है। दामोदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैम की बात में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी मेरे दिमाग में आया है एआई को लेके और गणना को लेके। मकर संक्रांति सूर्य की गणना करके जब सूर्य संक्रांति लेता है, पर्व लेता है, तो वो 14 तारीख हो सकती है, 15 तारीख हो सकती है, 13 भी हो सकती है जी। लेकिन एआई या कैलकुलेटिव या न्यूमरोलॉजी या जिन्होंने भी इसको किया है, एक आपने ध्यान दिया हो 14 तारीख फिक्स कर दी है जी। और हमारी सरकार ने ज्यादातर जो डेटा 80% डेटा 14 तारीख को अगर संक्रांति हुई है तो 14 को छुट्टी घोषित कर दी है। जी। तो इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि इसके अंदर जो रेमेडी पार्ट आ रहा है, जो रेमेडीज होती हैं वो लोग 14 को कर देते हैं छुट्टी वाले दिन, जबकि उसका इम्पैक्ट तो आएगा जब संक्रांति ही नहीं हुई तो उस दान पुण्य या व्रत का क्या आपको फल मिलेगा, तो फिर वो विश्वास उठने वाली बात हो जाती है। तो इतना माइनर डिफरेंस है एआई या कैलकुलेशन या ऐप या सॉफ्टवेयर की गणना में और एक ज्योतिष के अनुभव की गणना में खगोलीय घटना के हिसाब से। जी बिल्कुल सही। अगर तो जब तक भौगोलिक ज्योग्राफिकल खगोलीय घटनाओं को सॉफ्टवेयर के साथ ना जोड़ा जाएगा तब तक उनके रिजल्ट्स पे तो संदेह रहेगा ही रहेगा। जैसा कि 14 तारीख को जरूरी नहीं है कि संक्रांति हो। इतना ही जी बिल्कुल। इस उत्तर से मुझे एक प्रश्न याद आ गया है, सुमन जी से मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत लोगों का सवाल होता है और हम हर त्योहार पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दिवाली 2 दिन मनाई जाएगी या 1 तारीख को है, 2 तारीख को है, जन्माष्टमी 2 तारीख को है या 3 तारीख को है, या एकादशी भी कई बार, आज एकादशी है, कई बार 2 हो जाती हैं। दामोदर जी ने मकर संक्रांति की बात करी और कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि मकर संक्रांति कब है। अलग अलग हमें उत्तर प्राप्त होते हैं और अगर एआई, अगर चैट जीपीटी देखें तो वो अलग ही उत्तर प्राप्त कराते हैं जो निश्चित दिनांक एक तय है। लेकिन अगर किसी को समझना हो, जैसे अगर बीते वर्ष में हम देखें तो दिवाली को लेकर बहुत बड़ा संशय बना, सबने, किसी ने 31 का मनाया और किसी ने 1 तारीख का। हम यहाँ बैठे हैं और लाइव चल रहा है, इस माध्यम से आप सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझा दीजिए कि अब जो इस साल त्योहार आएंगे या आगे आने वाले त्योहार हैं जिसमें दिनांक में संशय होगा, आगे पीछे होगा, तो वो किस गणना के आधार पर अपने त्योहार मनाएं और उसको सही समझें। पहले मैं हेलो, तो मैं सुमन कोहली यहाँ पर सब विद्वान जनों का प्रणाम करती हूँ, अमर उजाला को ये सब मंच जो है ये सब यहाँ पर हमें आने का मौका दिया, और स्पेशली ये कि प्रयागराज जैसी धरती पर, और वो भी जिस टाइम पर यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ था, तो इसलिए हम तो सोच रहे थे आने का, पर जैसे ही महाकुंभ का सुना तो वही लगा कि हमें शायद ये धरती ये सब चीजें बुला रही हैं।
और जैसे अभी नीलम जी ने बोला कि हम घर में भी जैसे बताकर आए कि हम यहाँ पर महाकुंभ में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये पता चलेगा कि चाहे वहां धक्के हैं, कुछ भी है, पर ये महाकुंभ हमारे लिए क्यों जरूरी है। यहाँ पर जो डिप लेना त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी संगम पर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ आकर ये सब ब्लेसिंग मिली। सबसे पहले तो मैं इसके लिए, कल हमने ये सब किया, स्नान किया, तो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं यहाँ पर अमर उजाला को स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आने का ये वाला जो है अवसर दिया। अब जो आपने बात की है कि हर एक तिथि, जैसे कि दिवाली आती है, राखी आजकल राखी का भी कह देते हैं कि ये पहले दिन शाम के टाइम स्टार्ट हो रही है कि अगले दिन है, और उससे 15 दिन पहले से कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप प्लीज इसकी डेट बता दें। और होली का हो गया, एकादशी हो गया, संक्रांति हो गया, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें यही कहते हैं कि ये 2-2 दिन के लिए आ रहे हैं। एक्चुअल में जो भी कोई फेस्टिवल आता है उसे हम सूर्य की उदय तिथि से मानते हैं। जैसे कि अगर एकादशी है तो अगर सूर्य जिस टाइम में उस नक्षत्र में जाएगा, वो तिथि में जाएगा, तो उस टाइम में वो माना जाएगा। सेम ऐसे ही दीपावली का है कि जिस टाइम में उसका यह है कि चंद्रमा, सॉरी, जो संक्रांति की बात है वो सूर्य की उससे हो जाती है, और सूर्य की जो उदय तिथि है अमावस्या में वो किस टाइम में उदय हो रहा है, तो वो वाली तिथि मेन मानी जाती है। पहले ये था कि ये चीजें पहले भी होती थी, पर पहले सब लोग ज्योतिषी नहीं बने हुए थे क्योंकि उनके पास ये डिजिटल फैसिलिटीज नहीं थी, ये सब नहीं था। आजकल क्या है कि लोगों को कुछ पता है या नहीं है, उसके बाद वो 1 मिनट में अपने मोबाइल में चेक करते हैं, कंप्यूटर्स में चेक करते हैं, देखते हैं नहीं ये तो इस दिन भी है, सभी को ही पता होता है। जी। पर मेन बात है कि हम ये देखेंगे कि सूर्य जिस टाइम में उस तिथि में एंटर करता है, अगर वो आज अगर एकादशी है, पर कल वो आज अगर दोपहर के बाद स्टार्ट हो रही है, पर कल सुबह सूर्य उस तिथि में आएगा तो हम उसको अगले दिन की ही मानेंगे। ठीक इसी तरह ही दिवाली का है या फिर रक्षाबंधन है, कोई भी त्योहार है, सब ये है सूर्य की उदय तिथि को लेकर ही माने जाते हैं। और उनके लिए मेरे ख्याल से कैलकुलेशन, जैसे अभी इन्होंने बंसल दामोदर जी ने बोला है कि हमें ये कैलकुलेशंस करना भी बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ते थे उस टाइम में हम जो एग्जाम देते थे वो पूरा 3 घंटे का, जिसमें हम कैलकुलेशंस हाथ से करते थे, और आजकल ये सब चीजें नहीं है। आजकल हर चीज जो है कंप्यूटर पर है, तो जो कि एकदम से ऐसे ही देखा और आ गया, उसमें कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। ब्रिजेन जी, मैं आपसे इस सवाल पर चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो अभी मैडम ने कहा बहुत बढ़िया समझाया। ये रोज झगड़ा होगा, सारे त्योहार 2 दिन मनाए जाएंगे और दोनों सही हैं। जैसे आपका दीपावली था 31 तारीख और 1 तारीख के लिए मैंने पूरे भारत भर के विद्वानों को इकट्ठा किया अपने विश्वविद्यालय पर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसमें डिस्कशन किया गया, दोनों विधाएं सही थी, 31 भी सही था, 1 भी सही था। कारण सूर्यास्त और सूर्योदय आसाम में दूसरा है और बंबई में दूसरा है। ये जो अमावस्या तिथि है या गोधूली है वो अलग अलग समय पर अलग अलग पड़ेगी, किसी में अगले दिन चली जाएगी। बंसल जी ने, जैसे दामोदर जी ने कहा, संक्रांति जो होती है वो गणना होती है, उसकी विधि है। जैसे मान लीजिए 14 तारीख को रात्रि में 7 बजे संक्रांति हो रही है, तो प्रयाग में स्नान 15 को होगा क्योंकि सूर्योदय पर होगा। यहाँ बात सूर्योदय और उसका तिथि का नहीं है, संक्रांति के संक्रमण काल का है। पर वो निर्णय एक बहुत बड़ी विधा है, उस पर हमारे जब भी ज्योतिषी और पंचांग करता बैठते हैं उस पर बहस होती है। अब जैसे जन्माष्टमी है, आपने देखा होगा 2 जन्माष्टमी है, क्योंकि मथुरा वाले ये कहते हैं जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और वृंदावन वाली जो दूसरी जगह है वो बोले जब हमने सवेरे उनको देखा तब हमने बनाया, इसलिए वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन वैष्णव का अलग कंसेप्ट है। बंसल जी इस पे बहुत तगड़ा व्रत पर्व निर्णय है, ये बहुत बड़ी विज्ञान है, विधा है, इस पर निर्णय करिए तो आपको पाएंगे। अच्छा, कुछ तिथियां उदया होती हैं और कुछ होती हैं कि जब उस घटना घटती है। जैसे इस बार जो पौष पूर्णिमा थी वो 8:55 पर थी, तो उदया तिथि में तो पौष पूर्णिमा नहीं थी, लेकिन 8:55 में चूंकि इतने मुहूर्ती पर्व हुआ, यानी शुरुआत के कुछ मुहूर्त छोड़ करके ज्यादा हुआ, तो हम लोगों ने पूर्णिमा मनाया। प्रयाग में जब भी तिथि निर्णय होता है,
प्रयागराज विद्वत परिषद के मंडल के द्वारा वो निर्णय बताया जाता है। ऐसा नहीं है कैलेंडर में सरकार ने लिख दिया। कभी कभी तिथियां यहाँ हम लोग बदलवा देते हैं। आदरणीय मोदी जी के सामने या योगी जी के सामने जाते हैं तो वो लोगों ने कई बार तिथियां बदली हैं। ये बहुत बड़ी विधा है और धन्य हो हमारा जो वैदिक और सनातनी और संगीता साहित्य जो दर्शन संगीता की विधा है वही ये निर्णय कर पाएगी। पैरो आपका हाथ देखने वाला या कोई और तरह की विधा लाल किताब वहां के पहुंच भी नहीं पाएगी। अच्छा, मेरा ये सवाल है, देखिए ज्योतिष अलग अलग अगर बात की जाए तो अलग अलग ज्योतिषाचार्यों का अलग अलग मत होता है, लेकिन आम जनता जो होती है वो एक निष्कर्ष चाहती है। उनको अगर मान लीजिए किसी ने दिवाली है 31 की और कुछ लोग बोल रहे हैं 31 की है, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 की है, कुछ लोगों ने 31 को मना ली क्योंकि उनके पंडित ज्योतिषाचार्य 31 बोल रहे थे, कुछ लोगों ने 1 तारीख की मना ली। आपने सवाल का तो जवाब भी दे पूजा दिया। जी, ये पूजा WhatsApp- पाठ में मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे अगर हम अलग अलग तिथियों पे अगर कोई त्योहार मनाते हैं तो उसका कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है, क्योंकि हमारे मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी पूजा करने का। जब आपको गलत, जैसे चतुर्थी है, चतुर्थी ये मानी जाती है कि जब चंद्रोदय होगा जिस रात में, चाहे वो तृतीया ही क्यों ना हो, तो हम कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनाएंगे। अब आपने कैलेंडर देखा, कैलेंडर में चतुर्थी अगले दिन लिखी गई है क्योंकि रात में 8 बजे शुरू हुई थी तो अगले दिन सवेरे शुरू हुई, तो आपका चतुर्थी व्रत ही खत्म हो गया। हम लोग रोज लड़ते रहते हैं, मंदिरों को डांटते रहते हैं कि तुम लोग गलत क्यों पंचांग प्रयोग कर रहे हो। दूसरी बात, केवल पंचांगकर्ताओं का दोष नहीं है, पंचांग का जो आधार है जिसे अयनांश कहते हैं वो अभी अभी 2-3 तरह का भिन्न भिन्न है। जी, जैसे आपका एलमांस, एफिमेरिस और जी। काशी के पंचांग भी 5 पंचांग अलग अलग देते हैं। जी। तो आम जनता को भ्रम तो हो ही जाएगा, वो जिस पे श्रद्धा करता आया उसके हिसाब से करता है। जी। नहीं, हम लोग दामोदर जी- ग्लोबलाइजेशन जी। ग्लोबलाइजेशन का जो डिजिटाइजेशन हुआ है और ग्लोबलाइजेशन हुआ है किसी भी माध्यम से, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि हम लोग मत मतांतर में आ गए हैं। मैं मात्र जन्माष्टमी की तरफ वापस आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि जब से इस्कॉन पद्धति कृष्ण की लीलाओं के साथ भारत की संस्कृति में समावित हुई है, तब से ये विवाद का विषय बढ़ते बढ़ते आज इस स्टेज पे आ गया है कि जन्माष्टमी 2 होने लग गई है। जी, पहले मात्र पंचांग की गणना से चलता था। इसमें मैं संक्षेप में ये बता देता हूं कि जिसमें चंद्रमा का महत्व है, चंद्रमा के अर्घ्य का महत्व है, चंद्रमा को देखकर अपने व्रत का पारण का महत्व है, उसमें चंद्रमा की उपस्थिति के अंदर जो तिथि पड़ रही है, जो वार पड़ रहा है, उस दिन उसका मान्यता होता है। और जहां संक्रांति का या और किसी गणना का फर्क आता है तो वहां उदया तिथि का सूर्य के उदय से हम लोग लेते हैं। लेकिन अब अल्प ज्ञान की वजह से थोड़ा सा ये हो गया है, या ऐप की वजह से कि ये मेरा एंकर हो गया या मेरे फॉलोअर 1 लाख हैं, 4 लाख हैं, तो मैं तो 31 को मनवा देता हूं। जैसा मैं असहमति इसलिए व्यक्त कर रहा था कि दोनों पद्धति ठीक कैसे होगी। दोनों में से दिवाली पे जैसे इन्होंने खुद ही उत्तर दिया, मुहूर्त के हिसाब से होगा, तो मुहूर्त 2 दिन कैसे हो सकता है? एक ही मुहूर्त 2 दिन कैसे हो सकता है? जी मैं फिर और दूसरी चीज पूरी कर लो, मैं बीच में नहीं। दूसरी चीज ये कि अगर मुहूर्त को आप प्रधानता दे रहे हैं तो फिर वो एक ही होगा मुहूर्त। हमें इंग्लिश कैलेंडर को सेटिस्फाई करने के लिए, छुट्टियों को एडजस्टमेंट करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और बड़े वर्ग ने इसमें साजिश बनाई हुई है। और रही बात, अगर ये इतनी सूक्ष्म गणना की बात कर रहे हैं तो राहु काल तो पूरे देश में फिर हर 3 मिनट में, 4 मिनट में, 1.5 मिनट में हर जगह अलग हो रहा है। बंबई में राहु काल अलग है। हमारे इंदु प्रकाश जी रोज इंडिया टीवी पे पिछले 15 सालों से राहु काल का बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि साहब वहां पर इतनी बजे होगा, यहाँ इतनी बजे होगा, तो फिर बंबई वाला कब फॉलो करे? बंबई के हिसाब से, तो हमारे तो भारत के फिर टुकड़े हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए प्रश्न कई हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है। मैं एक एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी आचार्य आर्य जी से। अब ये मेरा अंतिम प्रश्न है और हमें
देखिए मत अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि तिथियां अलग अलग होती हैं, ये तो एक विषय है जो बहुत लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन हमारा ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव का जो ध्येय है, जो विचार है वो ये है कि हम अपनी ज्योतिष विद्या को संजो के रखें, संभाल के रखें और ज्योतिष के जो गुण रहस्य हैं उनको आगे कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, उस पे आपका क्या विचार है? मैं सबके एक एक करके विचार जानना चाहूंगी। देखिए मेरा उसमें विचार ये है कि आज की जो जनरेशन है वेल एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी डिजिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो ये हम सभी ज्योतिषियों की एक ये जिम्मेदारी है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बना करके हम अपनी गणनाओं के लिए, क्योंकि जितनी भी आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो ऐसा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है जो नहीं कर सकती। हम जितने भी ज्योतिषियों ने आज तक इतनी कैलकुलेशन सीखी है या गणनाएं सीखी है वो भी सब हमने बुक से ही सीखी है, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जो इतनी एडवांस कैलकुलेशन को ना कर सके। तो हम लोगों को ऐसा चाहिए कि हम लोग ज्योतिषीय क्षेत्र में जो भी कार्य करता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपको जितना भी कैलकुलेशंस का गणनाओं का ज्ञान है उसको आईटी में कन्वर्ट करें धीरे धीरे, ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो आने वाले 10-15 सालों में इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। दिस इज द टाइम इज गोइंग विद द एआई, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आज मान लीजिए कि मैं उस टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं आज भी कॉपी पेंसिल पे ही हूँ, मुझे बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में। तो युवा पीढ़ी के पास इतना समय नहीं है कि वो मेरे को 1 घंटा वहां दे। जी वो कुछ भी चीज देखेगा तो सबसे पहले सर्च करेगा, उसके बाद ही किसी से बात करेगा कि इसमें कितनी सत्यता है। मिश्रा जी, आप क्या कहना मैं चाहेंगे? आपकी बात को बढ़ाते हुए, ये संवाद मंच है। अमर उजाला प्रायः संवाद कराती रही है, लोगों ने पहले भी भाग लिया है। जी अभी हम लोग बहस कर रहे हैं, जी आदरणीय दामोदर जी, मैं फलाने और नीलू। अब हम उन मतों को जब रखेंगे जनता के सामने, जी हो सकता है मुझे कुछ कमी हो, जी आप ज्यादा जानते हो या आप में कुछ संशोधन की जरूरत हो। एक मिनट, उसको पहले शास्त्रार्थ कहा जाता था, आज शास्त्रार्थ प्रथा लुप्त हो चुकी है क्योंकि हम सबका ईगो बढ़ गया है। हाँ नहीं, प्रयागराज की बात मैं 2 मिनट और लूंगा। नहीं नहीं, सुने आप, जब शास्त्रार्थ होता था, आपने सुना होगा शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, तो एक चीज निकल के आती थी। तो शास्त्रार्थ होगा तो हम सब कुछ एक दूसरे से भी सीखेंगे और दूसरे को सिखाएंगे भी, और सामान्य जन उसको समझेगा कि सही क्या है गलत क्या है। थोड़ा सा 2 मिनट में प्रयाग पर बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा समझाया दोनों हमारे समय बुजुर्गों ने। सीमा का थोड़ा सा तो ध्यान ये रखिए। बताना चाहूंगा कुंभ है क्या, जी आखिर कुंभ में योग बना क्यों। कुंभ का योग ये होता है कि इट इज एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल। जी एस्ट्रोनॉमिकली ही हम यहाँ आए हैं। बृहस्पति डिसाइड्स ईयर, 12वें वर्ष का ईयर। बृहस्पति डिसाइड्स द ईयर, सन डिसाइड्स द मंथ, और मून डिसाइड्स द तिथि, द डे। इसमें यह कहा गया कि जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, अमावस्या जैसे दीपावली वाली अमावस्या होती है, वो अमावस्या जब मिलेगी तो अमृत बरसेगा। चंद्रमा अमृत को लीड करता है और सूर्य उसको कहीं न कहीं प्रेषण करता है। विधु क्षय, विध माने चंद्रमा का जब क्षय होगा वो अमावस्या तिथि में होगा। मकर, मकर माने माघ, हर महीने हर साल यहाँ पर माघ मेला लगता है। मकरस्थ सूर्य जब आता है 14 जनवरी, जो भी टाइम आया, जितने बजे सवेरे शाम, और उसके बाद ये 1 महीने का पर्व शुरू होता है। यद्यपि सामान्य जन उसको पौष से लेके माघ तक 1 महीने लेते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति लेते हैं, वो चीज होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये महाकुंभ कैसे हो गया, 144 वर्ष कैसे हो गया। आज कुंभ की कुंडली बनाएंगे हम, बंसल जी आप देखेंगे कि शुक्र जो है और बृहस्पति एक्सचेंज कर रहे हैं। एक वृष राशि में है, वो मीन राशि में है। यही 2 लीडर थे समुद्र मंथन के समय अमृत की छीना झपटी के। जी बृहस्पति जो देवगुरु था और शुक्र जो थे दानव गुरु थे। आज दोनों सामंजस्य में है, एक दूसरे को कंट्रोल किए हुए हैं। और यही नहीं, शनि अपनी राशि में है, और मकर में भी बुध भी सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। ये सारे जो क्रम बने हुए हैं 144 वर्ष बाद बने हैं, और ये उस समय के हैं जब देव धनुष जो संग्राम हुआ था, और ये चीजें जो बनी थी। दूसरी बात है कि अमृत को ले जाने की, छलकने की, रखने की कथाएं 3-4 हैं। जी कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं से अमृत का यहाँ पर आगाज हुआ प्रयाग में। और जो कुंभ है, कुंभ की शुरुआती समय आप ये समझे, माँ का गर्भ से बड़ा कोई भी सृष्टिकारक उपकरण नहीं हो सकता।
तो माँ के गर्भ को भी हम कुंभ ही कहते जी। हैं, पूरे ब्रह्मांड को कुंभ कहते हैं। और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि ये कहा गया है यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी हम जो मिनिएचर है पूरे ब्रह्मांड का मिनिएचर, ये पॉइंट है। प्रयाग की महत्ता ये है कि यहाँ सारे देवताओं ने तपस्या की थी। विष्णु जी ने लक्ष्मी पाने के लिए तपस्या की थी। हर वर्ष माघ मास में माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ निवास करते हैं त्रिवेणी पर। भगवान शिव भी यहाँ तपस्या किए थे और अक्षयवट खुद वही हैं। जी बिल्कुल, प्रयागराज की धरती इतनी पावन है तभी करोड़ों लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं और आज हम भी प्रयागराज की पावन धरती पर हैं। इस कार्यक्रम को हमें, इस सत्र को अंत करना है। जल्दी से हम एक मैं बस भविष्यवाणी करना चाहते हैं जी बताइए। भारत का। देखिए 2025 चल रहा है, मंगल को तो आप देख ही रहे होंगे 25 में। 2025 2026 में भयंकर बीमारी का योग दिख रहा है। थोड़ा आप सावधान हो जाइए और इसका कुछ उपचार भाई ज्योतिषी लोग आप लोग भी ढूंढ लीजिए। दूसरी बात, 2027 में मोदी जी योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। 2029 में हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। जय भद्रकाली। जी भविष्यवाणी है, अब निश्चित ही इनकी भविष्यवाणी को कहीं संभाल के रखेंगे। जैसे जैसे होता जाएगा हम इनसे जरूर मिलेंगे। दामोदर जी अंत की तरफ चलेंगे। मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा किसी भी बात की जी। और मेरे विचारों से किसी को भी असहमति या हमको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बात ज्योतिष के भविष्य की है अब जी। और हम वो ट्रांजिशन पीरियड में उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे युवाओं से भी अपना सामंजस्य बनाना है और पुरातन जो हमारा ज्ञान है और जो गुरु हमारे हैं जिनसे हमने सीखा है उनकी भी बात को हमें सूत्र के रूप में अपनाना है। जी। तो उस कड़ी में मैं गौरव साहब की बात से भी सहमत हूँ, सभी से सहमत हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जाए और मौलिक डेटा इकट्ठा करके उसे सॉफ्टवेयर के रूप में परिणित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को दर्पण में देखा जा सके और निर्धारण किया जा सके अपने जीवन के प्रति अपने कर्तव्य का। सबसे बड़ा हम जो छोड़ देते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हर प्राणी ये खोजता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो अध्यात्म ज्योतिष की तरफ जब मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं कि जीवन का सर्वांगीण विकास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार का व्यक्तित्व के ऊपर मैं कहता हूं कि उसका प्रभाव बढ़े तो एक पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व को हम रिप्रेजेंट करें और हमारा युवा देश का नाम रोशन करे और विश्व गुरु के पटल पर हम अपने आप को देखें। ऐसा मेरा निवेदन है सभी युवाओं से कि जरूर परखें, लेकिन दो ही चीज है, तर्क और वितर्क, लेकिन इसमें कुतर्क नहीं आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वही हम चाहते हैं जीवांजलि और माय ज्योतिष के माध्यम से कि हम सभी ज्योतिषाचार्यों को एक मत पर लाएं। मैं बहुत साधुवाद देता हूं इस बात पे कि आपने ये पहल की और कुंभ जैसी चीज में ये ज्योतिष महाकुंभ आपने किया है, तो ये भी एक यादगार आप नियम या इससे कुछ सूत्र निकाल के और अपने जो आप ऐप बना रहे हैं उनमें प्रगति की ओर ही बढ़ेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया। नीलम जी, आप हम अंत की ओर चल रहे हैं और आप बस मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि हम ज्योतिष को कैसे संजो के रखेंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम से माय ज्योतिष, जीवांजलि, अमर उजाला के माध्यम से सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि ज्योतिष को हम कैसे संजो के रखें और ये हमारे लिए कितना जरूरी है? देखिए, एक ज्योतिषी के पास ही उसकी गणना के अनुसार क्षमता है कि आपका भूत भविष्य वर्तमान देख पाए। इसको अगर कहीं गलत देखता है कि कुछ भी पॉडकास्ट है या कोई रील है
जो ज्योतिषियों के अगेंस्ट जा रही है या अंधविश्वास फैला रही है, तो उसको रोकने का भी काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक ज्योतिषी अगर समाज का दर्पण है, क्योंकि वो उसको देख पाता है कि समाज बदल रहा है। हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगा, तो यहाँ पर इतने सनातनी विद्वान लोग आकर विचार विमर्श करते थे कि हमारे देश में क्या कुरीतियां हैं, उन्हें कैसे दूर करें और आगे आने वाले समय को हम किस तरीके से चेंज कर क्या बदलाव ला सकते हैं जिंदगी के अंदर। ये मंथन आज से करोड़ों वर्ष पहले जब सनातन सभ्यता संस्कृति चल रही थी तब से चला आ रहा है, और इसका पूरा पूरा उदाहरण आप साक्षात देख सकते हैं। प्रयागराज के अंदर ये कुंभ का मेला है, जिसका प्रमाण शायद ही किसी में मिलेगा, पर त्रेता में आप देख सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया, ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है, जो भी प्रयागराज में आएगा और वो स्नान दान तप करेगा, वो अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के पापों का इसी तरीके से नष्ट कर सकता है जैसे एक जो कुल्हाड़ी होती है पूरे वन से लकड़ी को समाप्त कर सकती है। प्रयागराज के अंदर जो आज ये ज्योतिष मंथन हुआ है, ज्योतिष आपने महाकुंभ करवाया है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज रील बनती हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फेमस हो जाएं, आपके फॉलोअर बढ़ जाएं। आप ये देखिए कि ज्योतिष का नुकसान क्या कर रहा है, आप अपनी छवि क्या बना रहे हैं, आपके साथ साथ ज्योतिष को कहां ले जा रहे हैं। सिर्फ आप अपनी दुकान चलाए नहीं, आप लोगों की भलाई के लिए भी सोचें। ठीक है, ज्योतिष आप जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, पर ज्योतिष की गरिमा को पहचाने। यही मेरा संदेश आज इस मंच से है, ज्योतिष के इस प्रोग्राम से है, जिन्होंने हम सभी को बुलाया। निश्चित ही हम ज्योतिष विद्या को संजो के रखेंगे और आप सभी का मार्गदर्शन इसमें हमें चाहिए। जी, आप ये जो अभी नीलम जी ने यही बोला है कि जो सिर्फ आजकल क्या चलता है कि लोग अपनी रील्स बनाते हैं और फॉलोअर्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये है कि ज्योतिष जो है वो सही में ये देखा है कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि टॉयलेट सीट में आप नील डाल दें तो राहु ठीक हो जाएगा। हमने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा। जी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहाँ पर लिखी हुई हैं हमें खुद नहीं पता, और इससे सभी ज्योतिषियों को जो है सभी लोग अच्छे नजर से नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि ये तो कोई भी चीज होगी उसको इतना बढ़ा कर चढ़ा कर कहेंगे। कई बार लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्टिल वो ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहता। हमेशा ज्योतिषी जो है उसको वही बताना चाहिए और आराम से बताना चाहिए, कभी भी डरा के नहीं। अरे आपके तो शनि की 60 चल रही है। अरे 60 तो आएगी, सभी पर ही आएगी, कोई ऐसा नहीं है। और 60 में ही हमने देखा है लोग इतनी ग्रोथ भी करते हैं। उसके उपाय करने चाहिए, पर उसको डराना नहीं चाहिए। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई भी रील के ऊपर पहला टाइटल ऐसा लगा देते हैं कि देखिए ये 4 राशियां हो जाएंगी बर्बाद। तो इसका क्या मतलब है? धन बरसेगा, ये ऐसे शब्दों का यूज ना करें। देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने आप में भी कई बार शर्म आती है ये कह के। जी बिल्कुल, हमें यही चीज संजोनी है और आप सभी का सहयोग चाहिए हमें। जीवांजलि और माय ज्योतिष के माध्यम से हम निश्चित ही ज्योतिष विद्या को संजोएंगे और जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें हमने की और बहुत सारी बातें करने को बची है, लेकिन समय सीमा है। मैं चाहूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि जीवांजलि और माय ज्योतिष अमर उजाला के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाएं और ज्योतिष शास्त्र को सभी तक पहुंचा सके। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वज्जन का स्वागत है और उसी आभार के हिसाब से हम अमर उजाला, माय ज्योतिष, जीवांजलि टीम को बधाई देते हैं और साधुवाद कहते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें एक मंच दिया, हमारे विचार जाने। और स्वागत है आपका, जो भी सुधार करने की आवश्यकता है हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि मीडिया के पुरोधा होते हुए आपको भी इसमें निष्पक्ष रूप से एक भूमिका अदा करनी होगी और आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है और आपकी वाक्पटुता की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं चाहूंगी कुछ जो हमारे अतिथि थे वो थोड़ा लेट हो गए, तो आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि जीवांजलि और माय ज्योतिष कैसे काम करता है और हम किस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।